एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है। देखिए मेरे हाथ में एनसीईआरटी की किताब है और अभी हिस्ट्री को चूज किया गया है। ये पूरा प्लानिंग है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट बनाने की, लेकिन अभी हिस्ट्री की सीरीज बन रही है, यानी इतिहास की बन रही है। उसमें कक्षा 6 की बनाई जा रही है। आज कक्षा 6 यानी क्लास 6 का चैप्टर 7 बन रहा है। या इसका अर्थ यह हुआ कि 6 चैप्टर तक बन चुके हैं। तो सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज अगर आपके पास बुक हो तो बुक ओपन कर लीजिए। बुक का ये देखिए पेज संख्या है 63। मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ 63, यानी पेज संख्या 63 ये ओपन कर लीजिए। और चैप्टर का नाम है, देख लीजिए, राज्य से साम्राज्य। और इंग्लिश में लिखा है अशोका द एम्पेरर हु गेव अप द वार, यानी अशोका जो कि एक इंपेरर है, एक शासक है और जिसने की, या एक सम्राट है जिसने की युद्ध को या युद्ध का परित्याग कर दिया। यही इसका अर्थ हुआ है। तो स्पष्ट बात है कि मौर्य साम्राज्य की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूं, फिर मैं मौर्य शासकों के बारे में आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको आज एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि तभी आप इस बुक को अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। तो मैं ये बताऊंगा। पहले तो आ जाइए, क्या लिखा है देखिए, रोशन के रुपए। ये कहानी से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। तो जन्मदिन था रोशन का, और रोशन के जन्मदिन पर उसे उसके दादाजी ने, यानी उसके ग्रैंडफादर ने, एक कड़क नोट दिया। देखिए मैं कड़क नोट भी आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये देख लीजिए, ये 100 रुपए का नोट है, कड़क नोट है। तो ऐसा ही नोट रोशन के दादाजी ने, यानी रोशन के ग्रैंडफादर ने उसको दिया। अब देखिए क्या हुआ, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। मतलब दादाजी ने इसको ऐसे ही हाथ में दबा रखा था और जब समय आया तो उसको ये दे दिया। तो देखिए हमने दबा दिया। उसे एक नया सीडी खरीदने का मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तो रोशन जो है उसे तो एक सीडी खरीदना चाहती थी, लेकिन जब ये कड़क नोट मिला तो उसके मन में आया कि भाई इस नोट को थोड़ा इसको छुआ जाए, इसको महसूस किया जाए कि कड़क नोट है। तो बाल मन है, बच्चा है। देखिए उसका यहाँ पर ये बुक में फोटो दिया गया है, तस्वीर है उसका। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। देखा कि ये जो नोट है और नोट के दाहिनी तरफ क्या है, गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। देख रहे हैं ना, ये देखिए गांधी जी हैं, गांधी जी देख रहे हैं ना। और गांधी जी का यह मुस्कुराता हुआ चेहरा उस नोट पर उसको मिला। जब सामने रखा तब देखिए दाहिनी तरफ हो जाएगा। तो ये दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको दिखाई दिया। और अब देखिए बच्चा तो हर चीज पर, चूंकि बहुत क्यूरियस होता है बच्चा, चाइल्ड, और उसको हर बात में प्रश्न उठता है, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ लर्निंग। चाइल्डहुड इज द एज ऑफ लर्निंग। उसमें बच्चा तो सब कुछ सीखता है, तो हर चीज को नोटिस करता है, ध्यान से उसको ऑब्जर्व करता है। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, और फिर देखा कि यहाँ पर एक तरफ ये देख रहे हैं ना, छोटा ये शेर बना हुआ है, देख रहे हैं, ये शेर है, एक छोटा शेर बना हुआ है। अब उसके मन में आया कि भैया ये शेर क्यों बना हुआ है, और यहीं से ये बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मैं इस नोट को अपने पॉकेट में रख लेता हूं। अब देखिए इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। तो ये आपको एक एक्टिविटी की तरह है, ये छोटे बच्चों के लिए है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। अब रुपयों पैसों पर जिस शेर का या लायन का हम जो चित्र देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है, उसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है। और उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ये जो शेर हैं उनको क्या किया गया कि पत्थर पर काट कर बहुत ही अच्छे तरीके से पत्थर को तराशा गया और फिर वो शेर की आकृति बनाई गई। और उस शेर को क्या किया गया कि आपको एक विशाल स्तंभ पर, एक विशाल पिलर पर उसको स्थापित किया गया।
और उसे सारनाथ में रखा गया। तो सारनाथ वाराणसी के पास है, तो वहां पर आप कभी आइए तो उसको जरूर देखिए। अब आइए, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इनके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। तो वही इतिहास का एक महानतम शासक थे अशोका द ग्रेट, अशोक महान कहा जाता है। ये मौर्य साम्राज्य के शासक थे। तो इसका मतलब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी मैं इसको पैरा समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मौर्य शासकों को मैं आपको बताऊंगा। ये बुक में अलग से नहीं लिखा गया है, या लिखा है तो संक्षिप्त में लिखा है, ब्रीफ में लिखा है, तो मैं थोड़ा उसका डिटेल करके लिख दूंगा ताकि पूरे चैप्टर को पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो देखिए कि ये ऐसे जो पत्थर हुए और उस पर कुछ अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, उस पर कुछ इंस्क्राइब किया गया, उस पर आपको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं पत्थरों पर या किसी कठोर चीज पर, मेटल पर या किसी भी हार्ड चीज पर कुछ अगर लिखा जाता है तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उस पर कुछ लिखा गया है। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये शब्द बात तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम समझे कि यह राज्य साम्राज्य क्यों कहलाया। क्योंकि जो कहानी चली, सबसे पहले आपने क्या देखा था? जन देखा था। आपने सबसे पहले देखा जन शब्द आपको आया। देखिए जन, सबसे पहले आप ऋग्वेद से चलते हैं तो जन देखे, फिर आपने जनपद देखा, देखा ना, फिर हमने जनपद की चर्चा किया, फिर हमने महाजनपद की चर्चा किया, महाजनपद, महाजनपद, फिर महाजनपद के बाद राज्य आ गया, राज्य। अब राज्य के बाद क्या आ गया? साम्राज्य आ गया, साम्राज्य, इंपायर, ये इंपायर है। देखिए ऐसे बढ़ रहा है। जन, ऋग्वेद में जन था, फिर आपने देखा उसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये तो मैं समझा चुका हूं। फिर जन जहां अपना पैर रखा, मतलब जन जहां सेटल किए, वो जनपद बन गया। और फिर उसके बाद से महाजनपद बन गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 600 BC में आपको 16 महाजनपदों की चर्चा आती है, तो महाजनपद बन गए। अब फिर उसमें महाजनपद कुछ बहुत मजबूत हो गए, जैसे मगध महाजनपद था। जब मजबूत हुए तो कई जनपदों को आपस में मिलाकर वो राज्य बन गए, ठीक है। तो मगध वो राज्य बना, समझ रहे हैं ना। और फिर उसमें जिसे बिंबिसार शासक हुए, अजातशत्रु शासक हुए, तो राज्य बना। और फिर ये राज्य अब क्या बन गया? साम्राज्य बन गया। बहुत सारे राज्य जब एक छाया के अंदर, एक छत्र के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर जब आ गए तो वो साम्राज्य कहलाने लगे, इंपायर कहलाने लगे। तो हम यही एम्पायर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इंपायर। इसीलिए टॉपिक का नाम लिखा गया है राज्य से साम्राज्य तक, कि कैसे ये राज्य से ये घटना साम्राज्य तक आई है। इस चीज को यहाँ पर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बहुत रोचक विषय है। अब आइए थोड़ा सा एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर मैं शासकों के नाम लिखूंगा, क्योंकि बिना लिखे आपको क्लियर होगा नहीं। अब देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। तो जिस शासन पर अशोक शासन करते थे उसकी स्थापना, देखिए यहां से आ जाइए, हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसको हम मौर्य साम्राज्य बोलते थे। तो अशोक जिस शासन पर शासन करते थे वो उसको क्या बोलते थे? मौर्य साम्राज्य। लिख लीजिए, मौर्य साम्राज्य बोलते थे, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना, मौर्यन एम्पायर इसको लिखेंगे। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, देखिए ये अशोक हैं, तो ये जिस साम्राज्य पर शासन करते थे अशोक है। अंग्रेजी में लिखा हूं, हिंदी में अशोक है, यही आपके बुक में बता रहा है। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसे मौर्य साम्राज्य कहते थे। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अशोक के दादा ने किया था, अशोक के दादा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादा, दादा यानी ग्रैंडफादर, इनके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर किए थे, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। देखिए उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये इसके संस्थापक हैं। क्या हैं?
फाउंडर हैं, संस्थापक, इस इन्होंने स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया और ये एक महान साम्राज्य हुआ, इतना बड़ा महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य हुआ कि जिस मौर्य साम्राज्य पर चंद्रगुप्त ने शासन किया, बिंदुसार ने शासन किया, जिस पर अशोक ने शासन किया, अशोक के समय में यह साम्राज्य बहुत आगे बढ़ा और इसकी जो गरिमा है वो देश विदेश में भी गई। तो इसको आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस साम्राज्य पर वर्षों तक मुगल, वर्षों तक तुर्क, वर्षों तक अंग्रेज तरसते रह गए इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए, वो सदा भारत में ललायित रहे कि हमारा भी साम्राज्य इतना बड़ा हो, लेकिन नहीं कर पाए जितने बड़े साम्राज्य पर ये चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक ने शासन किया। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था ये साम्राज्य। आज के पूरे पूरे भारत, पूरा पूरा पाकिस्तान, पूरा पूरा अफगानिस्तान, बर्मा, यहां तक कि आपके रूस के भी कुछ भाग पर उस समय के ये शासन फैला हुआ था। तो मैं ये आगे आपको मैं समझाऊंगा। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था और इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये अशोक के ग्रैंडफादर थे। तो बस यही आपको, इन्होंने स्थापना एक कौटिल्य या चाणक्य नामक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से किया। देखिए आपके बुक में लिखा है। और ये आज से 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले की बात है। 2300 वर्ष पहले या साल पहले लिखा है, साल पहले। आज से 2300 साल पहले इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और स्पष्ट लिखा है कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। मतलब इस साम्राज्य की स्थापना करने में चाणक्य, ये चाणक्य का नाम लिख लीजिए कि चाणक्य ने सहायता की थी। चाणक्य ने सहायता की थी, चाणक्य की सहायता से उन्होंने लिया था। और इसके पीछे कहानी है, मैं इस क्लास में समझाऊंगा। और चाणक्य ने एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक किताब है। हालांकि नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, ये राजनीति शास्त्र की किताब है, स्टेट क्राफ्ट की किताब है ये। तो इन्होंने ये लिखा था। और देखिए ये चाणक्य हैं, इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता था। ये किताब है, क्या है? ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी पुस्तक है? राजनीति की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राजनीति की पुस्तक है। और देखिए इनका नाम कौटिल्य भी है, इनका नाम कौटिल्य भी है। इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त लिख लीजिए, विष्णुगुप्त भी ये कहलाते हैं। ये चाणक्य पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। और अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के नाम तो है अर्थशास्त्र, लगेगा कि इकोनॉमिक्स की किताब है, लेकिन नहीं, ये राजनीति या स्टेट क्राफ्ट की किताब है। तो उसके साथ साथ तो अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा है, लेकिन मेन रूप से प्रशासन, राज्य कैसे चलेगा, इस पर इन्होंने चर्चा किया है। चाणक्य को ही हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इतनी बात तो आपको ये स्पष्ट आ गई है। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, ये मिटा लीजिए। और अब आइए कुछ इसके आगे मैं कुछ बात समझाता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि ये जो मौर्य साम्राज्य जो बना, तो ये देखिए मौर्य साम्राज्य लगभग 137 वर्षों तक रहा। 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा और अपना शासन करता रहा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं और इसके अंतिम शासक जो थे वो बृहद्रथ थे। और इसी साम्राज्य को बृहद्रथ की ही हत्या उनकी सेनापति ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ही बाद में इसको समाप्त करने के बाद, बृहद्रथ को और मौर्य साम्राज्य को समाप्त करने के बाद 185 ईसा पूर्व कहा जाता है समय, और तब उन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया। जो पतंजल थे उन्हीं के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित पतंजल थे, जो योग के फाउंडर माने जाते हैं। और जिन्होंने पतंजल की आपका बहुत अच्छे उन्होंने किताब भी लिखा है। तो खैर आइए अब यहाँ पर आ जाइए। अब मैं थोड़ा मौर्य साम्राज्य को बता रहा हूँ कि ये देखिए मौर्य साम्राज्य के शासक, मौर्य साम्राज्य
कब से कब तक रहा, लिखिए लगभग, लगभग लिखा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में थोड़ा सा समय आप पढ़िएगा, जो एंशियंट हिस्ट्री की किताब पढ़िएगा तो थोड़ा सा डेट इधर उधर आता है, तो ये लगभग ये माना जाता है, तो इसलिए लगभग लिखिए 322, 322, ठीक है, ईसा पूर्व, ये 322। बीसीई लिखिए, बिफोर कॉमन एरा, अब आजकल चल रहा है, टू यह है 185 बीसीई, बीसीई ये ईसा पूर्व है, इसी को बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। ये लगभग कितना है, 137 वर्ष। तो कोई पूछेगा कितने समय तक मौर्य साम्राज्य रहा, तो 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य रहा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अब थोड़ा सा इसके जो संस्थापकों के, मैं पहले तो कौन स्थापना किया, तो पहला देखिए जो शासक है, अब यहां मैं शासक लिख रहा हूं, शासक, इसके शासक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, रूरल्स कौन कौन है या सम्राट कौन कौन है। तो पहला लिखिए, ये है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये कौन है, यही संस्थापक है, फाउंडर है, संस्थापक, ये चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं। और इनका जो समय है जो माना जाता है वह लिख लीजिए 322 बीसीई टू 298, यहां लिख लीजिए साफ साफ, 322 बीसीई टू 298 बीसीई। इतने समय तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, लगभग 300, ये लगभग लिख लीजिएगा कि लगभग, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा तो कंफ्यूज में मत कीजिएगा, थोड़ा सा समय में अंतर आता है, कहीं कहीं 121 भी लोग लिख देते हैं, लेकिन 322 है। ये मानिए कि यही है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो आपको मैं पढ़ाया था कि वो आकर जब पश्चिमोत्तर भारत में आता है तो उसको झेलम नदी के किनारे, यानी हाइड्रोसिस रिवर के किनारे पुरस से युद्ध होता है। बहुत पुरस बहादुरी से लड़ते हैं, पुरु, उनको पुरु या पुरस कहा जाता है, लेकिन वो युद्ध में हार जाते हैं। तो एक तरह से ये भारत पर कलंक हुआ कि कोई विदेशी आकर उस समय हराया है पहली बार, और विश्व विजय। लेकिन हालांकि जब व्यास के पास आए तो नंद शासकों की मजबूती को देखकर, उनकी हाथियों की बात सुनकर, उनकी पैदल सेना की बातों को देखकर उनके सैनिक, सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से रुक, उनके पैर ठिठक गए और आगे नहीं बढ़े। तो वही नंद वंश को ही नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो कहानी है। फिर ये 326 में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और फिर सिकंदर उसके बाद वापस चले जाते हैं और फिर मर भी जाते हैं बहुत जल्दी ही। इसके बाद उनका सेनापति सेलुकस आक्रमण किया, और उस सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया है, और कहानी बताता हूं। और उस हार का बदला लिया, जो सिकंदर ने पुरस को हराया, तो सिकंदर के ही सेनापति सेलुकस निकेटर हराकर और इन्होंने हराया। उसकी पुत्री से इनकी शादी भी हुई, उसका नाम हेलेना है। तो ये सब कहानी है आगे। अब देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले हो गए। दूसरा शासक जो है यह हुए बिंदुसार। देखिए, ये आपके बुक में लिखा भी है वंश करके, बिंदुसार, ये बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हुए, और इनका जो शासनकाल माना जाता है बिंदुसार का, उसको भी मैं आपको समझा जाता हूँ। 298 से 272 माना जाता है इनका जो शासन है। वह बिंदुसार जो है 298 बीसी टू 272 बीसी इनका, बिंदुसार का। ये इनके पुत्र हैं, इनके क्या हैं, पुत्र हैं बिंदुसार, इनके पुत्र शासक बनते हैं। क्योंकि देखिए, आपके बुक में दिया गया है वंश के बारे में, डायनेस्टी के बारे में, और बताया गया है कि वंश क्या होता है। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त को हमने लिख दिया, बुक में आपका मेंशन है, उसका बेटा बिंदुसार, उसका पुत्र बिंदुसार, उसका शासनकाल 298
ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। यहाँ BCE मैं लिख रहा हूं, आजकल जो ट्रेंड है बिफोर कॉमन एरा लिखा जा रहा है, और तो बिफोर, तो ये 298 से 272 ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा तक इनका शासन रहा है बिंदुसार का। और तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं बिंदुसार का जो पुत्र हैं वो अशोक हैं, ये इनके पुत्र हैं, ये हैं अशोक। यही अशोक के बारे में ये बुक है जो चर्चा है। तो तीसरे ये बहुत महान शासक होते हैं, इनका जो शासनकाल अशोक का माना जाता है वो देखिए 268 BCE टू इनका जो मेन शासन है 232 BCE। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये 272 है, इनका मैं 268 लिखता हूं। बीच का 4 वर्ष, ये बीच का जो 4 इयर्स है इसको, क्योंकि इसी समय ये राज्य पर बैठते हैं अपने सिंहासन पर, तो ये जो बीच के 4 वर्ष हैं अशोक को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा है, और ये 4 वर्ष संघर्ष के रहे हैं, इसलिए 4 वर्ष का यहाँ पर गैपिंग है। तो आप लोग समझ लीजिए 272 से स्टार्ट ना होकर 268 हुआ है, क्योंकि 4 वर्ष ये सत्ता का संघर्ष चला है गद्दी पर बैठने के लिए, और अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। अंत में अशोक उसमें योग्य थे और अशोक ने सबको हराया। और कहीं कहीं तो बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी है, इनको काला शोक करके भी पुकारा गया है, लेकिन ये तो अलग की बात है। तो ये 4 वर्ष लगता है कि सत्ता का संघर्ष है, इसलिए 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। आपके बुक में इन 3 शासकों की चर्चा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे के भी कुछ शासकों को मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, प्लीज आप नोट कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए अशोक के बाद मैं आपको लिखवाऊंगा, तीसरा शासक तक मैं आपको लिखवा दिया हूँ, और फिर अशोक के बाद जो मैं लिखवाऊंगा आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ। ये जब एक बार आप समझ लीजिएगा तो ये बुक को समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ये कुछ एक्स्ट्रा है। अब आ जाइए अशोक के बाद। देखिए अशोक के बाद क्या होता है कि साम्राज्य जो है वो उसमें विभाजन हो जाता है। अशोक के बाद क्या होता है कि साम्राज्य विभाजन हो जाता है। ये अशोक के बाद साम्राज्य 2 भागों में बंट जाता है, समझ गए। तो एक भाग हो जाता है पूर्वी भाग, साम्राज्य में विभाजन हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ 2 ही अशोक तक ही चर्चा किया गया है। लेकिन चूंकि आपको आगे काम करेगा तो मैं ये देखिए साम्राज्य में पूर्वी भाग, इसमें ये कुरान नाम आता है, ये शासक बनते हैं, और ये पूर्वी भाग पर। और देखिए ये अशोक के पुत्र हैं, कौन है, ये पुत्र हैं, अशोक के पुत्र हैं, कुरान को शासक बनते हैं। और देखिए और पश्चिमी भाग पर ये देख लीजिए कि ये देखिए सॉरी ये पश्चिमी भाग है, कुरान जो है वो पश्चिमी भाग पर, पश्चिमी भाग देखिए इधर पश्चिम माना जाता है। और देखिए ये पूर्वी भाग पर ये जो शासक बनते हैं वो दशरथ बैठते हैं, दशरथ ये पौत्र हैं, अशोक के पौत्र हैं। ऐसा चर्चा आता है कि अशोक के पौत्र सत्ता पर बैठे हैं, साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, कमजोर शासक हो जाता है। ये अशोक तक सत्ता बहुत मजबूत है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद जो ये उत्तर मौर्य कहे जाते हैं, लेटर मौर्य, और ये कमजोर शासक सिद्ध होते हैं। तो पहले तो विभाजन हो गया, पश्चिमी भाग पर कुरान जो अशोक का पुत्र माना गया है वो सब बैठा है, पूर्वी भाग पर दशरथ बैठते हैं। तो ये आपका चौथा पीढ़ी की हमने चर्चा किया। देखिए 5वां में और इसमें देखिए दशरथ का इसमें समय भी आता है, लोग बताते हैं कि ये 200, ये देखिए 32 टू 224 BCE इसका समय है। इसके बाद देख लीजिए अब 5वां में आ जाइए, 5 में ये शासक का नाम है, मैं बृहदर तक लाऊंगा आपको, इसको सिर्फ आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानना आपके लिए जरूरी है। इसका देखिए संप्रति का चर्चा आता है, संप्रति का चर्चा है, सिर्फ आप इसको एक नोट कर लीजिएगा, नोट बनाकर। और ये देख लीजिए कि 224 टू लास्ट में मैं BCE लिख देता हूं, 224 टू 215 सभी में है BCE ईसा पूर्व। आप समझ पा रहे हैं ना,
कि 224 से 215 बीसी, माने 224 बीसी से 215 बीसी तक संप्रति। छठा जो शासक का नाम आता है इसमें, वो देखिए सालीसुक है। ये है सालीसुक, सालीसुक, सालीसुक शासक का नाम है, ऐसे बुक में मिलता है। और सालीसुक जो है ये 215 बीसी से 215 टू, ये देख लीजिए, ये आपके हैं 202 तक, 202, ये बीसीई मतलब ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व, ये है सालीसुक। इसके बाद देखिए सालीसुक के बाद एक आते हैं 7 नंबर पर जो आते हैं, इनका नाम है देववर्मन। देखिए देववर्मन, देववर्मन, इसको नोट कर लीजिए, देववर्मन। ये जो है 202 से 202 टू देख लीजिए, इनको लिख लीजिए 195, 195, ये है बीसीई, बीसीई यानी कि ईसा पूर्व। अब इसको नोट कर लीजिए कि मैं सभी शासकों का नाम लिखता हूं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार सत्ता पर बैठा, फिर बिंदुसार के बाद बिंदुसार का पुत्र और अशोक का पौत्र यानी अशोक का सॉरी चंद्रगुप्त का पौत्र यानी चंद्रगुप्त का ग्रैंडसन अशोक सत्ता पर बैठा। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता है और इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। पश्चिमी भाग पर कुरान अशोक के पुत्र सत्ता में आते हैं और पूर्वी भाग पर दशरथ अशोक के पौत्र हैं वो सत्ता में आते हैं। ये समय है 232 से 224 ईसा पूर्व का, ये ईसा पूर्व है। और देखिए इसके बाद फिर संप्रति का चर्चा आता है, वो 224 से 215 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर छठा शासक सालीसुक का चर्चा आता है, वो 215 से 202 ईसा पूर्व तक रहते हैं। सातवां देववर्मन है, वो 202 से 195 ईसा पूर्व तक हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटा देता हूं और फिर इसके आगे के शासक को, ये 8वां और 9वां 2 शासक बस बचते हैं, उनका मैं चर्चा कर देता हूं। तो देखिए अच्छा, बस इसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको यहां तक पहुंचा दूंगा बृहद्रथ तक, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और बस उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है और बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति ही करते हैं, पुष्यमित्र शुंग। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद देखिए 8वां जो है, 8वां शासक जो इसके हैं उनका नाम है शतधनवा। उनका नाम आता है शतधनवा, शतधनवा। इनका समय जो माना जाता है शतधनवा का 195 से देख लीजिए 187, 195 टू 187 बी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, यही ईसा पूर्व बीसीई है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 9 में हर जगह मैं बीसी लिखता हूं, यहाँ पर ईसा पूर्व पहले लिखा हूं, तो आप लोग इसको अपने तरीके से नोट कर लीजिएगा। और देखिए लास्ट शासक है बृहद्रथ, बहुत इंपॉर्टेंट है बृहद्रथ। इन्हीं को समझाने के लिए इतना मैं आपको लाया हूं कि बस बृहद्रथ को ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जो समय है 187 से देख लीजिए 187 टू 185 ईसा पूर्व बीसी। यही मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक हैं। कौन है ये देखिए, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक नहीं, इनकी क्या होती है, हत्या हो जाती है। इनकी क्या होती है, हत्या होती है। और हत्या कौन करता है, इनके हत्या करता है इन्हीं का सेनापति, इन्हीं का सेनापति बृहद्रथ, सेनापति बृहद्रथ, बृहद्रथ, बृहद्रथ हत्या करता है। हत्या इन्हीं के सेनापति बृहद्रथ के द्वारा, बृहद्रथ के द्वारा। और फिर इसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। बृहद्रथ नहीं, अरे सॉरी, ये बृहद्रथ की हत्या हो जाती है, सॉरी, इन्हीं के सेना थोड़ा सा इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, आप करेक्ट कर लीजिए कि बृहद्रथ की हत्या इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हो जाती है। और ये पुष्यमित्र शुंग इसके बाद शुंग वंश या शुंग
साम्राज्य की स्थापना करता है। तो यहीं से शुंग वंश शुरू होता है, ठीक है ना। इसके बाद शुंग शासन का राज आता है। इसके बाद देखिए शुंग शासन, शुंग शासन शुरू होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया 322 ईसा पूर्व में। उसके बाद उनका पुत्र सत्ता पर बैठा, उसका नाम बिंदुसार था। उसके बाद उसका पुत्र सत्ता पर बैठा, उसका नाम अशोक था। इसीलिए इसे मौर्य डायनेस्टी या वंश कहा जाता है कि जब राजा के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र ऐसे बैठने लगे तो एक डायनेस्टी कहलाती है, वंश कहलाता है। ये समझाया गया। और उसमें कुल आपको देखे कि टोटल 9 शासक हुए। अशोक मौर्य तक या सम्राट अशोक तक मौर्य साम्राज्य बहुत मजबूत रहा। उसके बाद साम्राज्य 2 भागों में बंट जाता है। एक भाग पर, ये पश्चिमी भाग पर अशोक के पुत्र कुणान सत्ता बैठते हैं, और उसके बाद देखे कि पूर्वी भाग पर दशरथ जो अशोक के पौत्र है वो सत्ता बैठते हैं। फिर इसके बाद कई शासक आते हैं। अंतिम शासक बृहद्रथ होते हैं, और ये बृहद्रथ 187 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के शासक थे। इनकी हत्या हो जाती है बृहद्रथ की, और इनकी हत्या इन्हीं का सेनापति करता है। इनके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग था। तो हत्या हो जाती है और मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है, और शुंग वंश की या शुंग शासन की शुरुआत होती है। तो हमने ये बता दिया। इसके बाद अब इस चैप्टर को आगे मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। हमें लगता है कि इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगा, बहुत स्पष्टता आ जाएगी और आप इसको समझेंगे। अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी बेनिफिटेड हों। कोई कमेंट हो और कोई तो उसे भी कीजिए, आपको निश्चित ये पसंद आएगा, इसलिए इसे आप लाइक भी कीजिए। अब आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।